नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, धातुओं से बनने वाले जो यौगिक हैं उनमें क्या विभिन्नताएं होती हैं, कैसे धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 धातु तथा अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो मेरा मेन जो टॉपिक है वो क्या है हम लोग का, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। क्या है? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इंग्लिश है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक ना, तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो इसमें कुछ तो विभिन्नताएं होंगी उनसे, ठीक है, जिसको हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक ना, और एक एक चीज़ों को हमें समझना है, इसके रिएक्शंस को समझने हैं कि कैसे धातुओं के साथ जो तनु अम्ल होते हैं कैसे ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं धातु, यानी सारी चीज़ें यहाँ पे हमें समझना है। ठीक ना, इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कर रहा है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक ना, जो हेडिंग है वो क्या है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। क्या कर रहा है, देखेंगे यहाँ पे धातुएं तथा इनके यौगिक रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं। धातुएं तथा उसके यौगिक क्या होते हैं, रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं। कह रहा धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण निम्न प्रकार है। जो धातुओं के मतलब सबसे मुख्य जो कहा जाए वो रासायनिक गुण क्या है, निम्नलिखित प्रकार से है। हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या रासायनिक गुणधर्म है, रासायनिक गुण है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है यहाँ पे धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक ना, देखिए यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ, तो इससे पहले यानी हम लोग पिछले वाले वीडियो में हमने 2 पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जाकर के पहले इसका पहला वाला पार्ट जरूर देखें। ठीक ना, जिससे कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या कर रहा है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। ठीक ना, देखिए इस वीडियो के पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, यानी इसको पढ़ेंगे आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप देखते हैं कि धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। पहले देखिए दोस्तों, समझते हैं तनु अम्ल आखिर क्या होता है। ठीक ना, तो तनु अम्ल क्या होता है, ऐसे अम्ल जिसमें जिसकी सांद्रता क्या होती है, बहुत कम होती है। जिसकी सांद्रता क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत पतला होता है, ऐसे अम्लों को बोलते हैं तनु अम्ल। ठीक ना, देखिए यहाँ कह रहा वे धातुएं जो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई है। कह रहा है कि ऐसी धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में धातुओं से कहां रखी गई हैं, ऊपर रखी गई हैं। कह रहा तनु अम्लों, जैसे तनु अम्ल की बात करते हैं तो यहाँ पे बोल सकते हैं डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए दोस्तों यही है HCl। ठीक ना, यही है क्या है, H2SO4। सबसे खतरनाक अगर कोई एसिड है दोस्तों तो यह है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक ना, ये सबसे खतरनाक एसिड होता है, इसको बोला जाता है अम्लों का राजा, इसी को बोला जाता है। ठीक ना, तो आप समझ सकते हैं अम्लों का राजा, यानी राजा किसकी उपाधि मिलती है भाई, जो सबसे बेस्ट है। यानी ये अम्लों में सबसे खतरनाक अगर कोई एसिड पूछता है कि सबसे डेंजर कौन एसिड है तो आप बताएंगे H2SO4। ठीक है, और यही HCl है, देखिए जो कहाँ, ये आपके आमाशय में पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है, अम्लीय माध्यम में
चेंज बना देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या कर रहा है कि अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। यही क्या करता है, जो धातुएं होती है ना, धातुओं से जो तनु अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करके और क्या बनाते हैं, धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझनी ज्यादा जरूरी है कि कौन किससे रिएक्शन करेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, इसमें जो अभिक्रिया होगा वो एक धातु होगा और उसके साथ तनु अम्ल होगा। ठीक ना, तो जब किसी धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जैसे तनु अम्ल में दे दिया HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक ना, तो ऐसे तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए धातु प्लस तनु अम्ल। ठीक ना, ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो धातु लवण और हाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक है, धातु लवण और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जो धातुएं होती हैं जब तनु अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये चीजें आपको लर्न होना चाहिए। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है कि सभी धातुएं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सभी धातुएं तनु अम्लों से समान तीव्रता से अभिक्रिया नहीं करती हैं। मतलब कह रहा सभी जो धातुएं होती हैं वो तनु अम्लों से समान तीव्रता से अभिक्रिया नहीं करती हैं। कहने का मतलब जितनी जो धातुएं हैं ये सभी धातुएं एक जैसी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कोई बहुत स्लो करता है, कोई बहुत फास्ट करता है, ठीक ना, कोई मीडियम में। ठीक ना, तो ऐसे उसकी सक्रियता के आधार पर धातुएं क्या होती है, सक्रियता के आधार पर काफी तेजी से रिएक्ट करती हैं। तो जो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु होगा बहुत जल्दी तनु अम्लों के साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। जो लो होगा वो बहुत स्लो करेगा। ठीक ना, तो ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। कुछ धातुएं तनु अम्लों से बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। फिर कह रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि कुछ, जैसे कुछ धातुएं जो हैं वो तनु अम्लों से बहुत तीव्र, बहुत तीव्र का मतलब दोस्तों बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। ठीक ना, कह रहा है कुछ धातुएं, क्या कह रहा है यहाँ पे, कुछ धातुएं कम तीव्र गति से तथा कुछ धातुएं केवल गर्म करने पर अभिक्रिया करती हैं। ठीक ना, कह रहा है कि कुछ धातुएं क्या करती हैं, कुछ धातुएं कम तीव्र गति से और कुछ धातुएं क्या होती हैं, स्लो मोशन में करती हैं अभिक्रिया, और कुछ धातुएं जो होती हैं बहुत फास्ट करती हैं। ठीक ना, यहां आप देखेंगे कह रहा है केवल गर्म करने पर ही करती हैं। कह रहा है कुछ धातुएं जैसे, कह रहा है कुछ धातुएं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सभी तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो याद रखेंगे कि तनु अम्लों से अभिक्रिया कौन नहीं करता है धातुओं में, तो आप बताएंगे सोना, चांदी और प्लेटिनम। याद रखेंगे दोस्तों कि कौन ऐसी धातुएं हैं जो तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो आप बताएंगे सोना, चांदी और प्लेटिनम। ठीक है, आप बस गाना याद रखेंगे, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में। ठीक ना, तो ये सब आप याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कौन से धातु तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं, तो तुरंत याद करेंगे सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में। तो आपको इससे ये क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, जिससे सोना, चांदी और प्लेटिनम याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि आखिर ये सब कैसे रिएक्ट करती हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे, तो पहला यहाँ पे अब बता रहा है, देखिए इसके उदाहरण के थ्रू कि धातु यानी धातुओं की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। अब यहाँ पे दिखाया, देखिए जो पहला है वो क्या दिखा रहा है कि धातुओं की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक ना, धातु है वो किससे अभिक्रिया करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक ना, डाइल्यूट का मतलब बिल्कुल पतला, एकदम थोड़ा सा तनिए सा। ठीक ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे धातुएं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके संगत धातु सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। जो धातुएं होती हैं ना दोस्तों, वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती हैं और क्रिया करके साथ ही साथ क्या देते हैं, यहाँ पे क्रिया करके साथ ही साथ क्या देते हैं, देख सकते हैं धातु सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सोडियम है ना दोस्तों,
सोडियम जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है। सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। इसको अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो तुरंत आग पकड़ लेगा, ठीक ना। इसको खुले में नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में। इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, इसको मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, ठीक ना। तब जाकर के इसको बचा कर रखा गया, ठीक ना। अन्यथा इसको बाहर रखेंगे तो तुरंत क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। बहुत फास्ट, बहुत क्रियाशील धातु है ये। थोड़ा भी मौका मिलेगा तुरंत आग लग जाएगा, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं जो सोडियम है और वो सॉलिड में है और H2SO4 तनु है, ठीक ना। यानी AQ का मतलब जलीय होता है, ठीक है। यहाँ पे S का मतलब सॉलिड होता है। दोनों चीज अच्छे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि 4 यहाँ पे सोडियम की संख्या ली गई है और सल्फ्यूरिक एसिड से इसका रिएक्शन कराया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ पे क्या बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट बना रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 सोडियम को लिया हुआ है, आपको पता है। देखिए यहाँ पे जो SO4 है ना दोस्तों, यहाँ पे जो SO4 है और यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ ध्यान देंगे कभी भी कि जब भी इसमें रिएक्शन होता है ना तो प्लस वाला माइनस के साथ जाके जुड़ता है, ठीक है। तो सोडियम इज अ मेटल, ठीक ना। सोडियम एक प्रकार का क्या है, धातु है। इसके ऊपर प्लस चार्ज पाया जाता है। सल्फेट आयन इज ए आयन, मतलब जो सल्फेट है वो आयन होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक ना। तो सोडियम सोडियम जब ये क्रिया करता है तो जो सोडियम होता है ना, तो सोडियम प्लस है और ये जाकर के किससे जुड़ जाता है, तो SO4 के साथ, यानी SO सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सोडियम, देखिए कभी भी बताया जाता है कि प्लस वाला जाके माइनस से ही रिएक्ट करेगा, ठीक ना। प्लस वाला जब कभी जाकर के माइनस वाले के साथ ही रिएक्शन करेगा। अगर माइनस माइनस होगा तो रिपल्सन होगा, प्लस प्लस होगा तो भी रिपल्सन होगा, नहीं हो सकता, ठीक ना। इसीलिए प्लस और माइनस को जोड़ा जाता है। फिर जाकर के क्या होता है, हम देखते हैं आप, इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। वैसे ही इसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक ना। जैसे शादी की बात करें तो शादी भी किस देखते हैं ना, शादी क्या होता है, शादी कभी होता है तो लड़के और लड़की के बीच होता है, ठीक ना। लड़के और लड़कियों के बीच होता है। तो इस प्रकार से सेम वैसे ही प्लस माइनस होता है, ठीक ना, कि जो प्लस वाला होता है जाकर के माइनस के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो सोडियम है यह जाकर के SO4 के साथ जुड़ जा रहा है, तो बना रहा है Na2SO4, ठीक ना। यानी सोडियम सल्फेट का निर्माण कर दे रहा है। और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है जो रिलीज होता है, ठीक ना। क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो ये साथ में क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम की संख्या 4 है, तो यहाँ भी सोडियम की संख्या 4 है, ठीक है। और SO4 एक है तो 104, और बच रहा है क्या, H2 बच रहा है, तो H2 को यहाँ पे बाहर कर दिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरा, धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो मेटल है वह रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl से, ठीक ना। यानी मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या कर रहा है कि यहाँ पे सोडियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तीव्र अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक ना। तो सोडियम क्या है, ऑलरेडी आपको पता है क्रियाशील धातु है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। और जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पाता है तुरंत उसे अभिक्रिया करके और क्या कर जाता है, बना देता है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना देता है, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट चला ना, हम दो और हमारे दो, तो सेम यहाँ पे देखिए जो सोडियम है यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। सोडियम क्या कर रहा है, तनु अम्ल से क्रिया कर रहा है। और ये सोडियम क्या, सोडियम को मान लीजिए यहाँ पे लड़का है और HCl को मान लीजिए यहाँ पे लड़की है। ज्यों ही शादी होता है, शादी होने के बाद से आप रिजल्ट देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो सोडियम है ये क्या करता है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल से सॉरी यहाँ पे डाइल्यूट HCl से क्या करता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके और एक जैसे हम दो और हमारे दो का मतलब एक लड़की और लड़के को पैदा कर देता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जब सोडियम क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से HCl से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम है ये देखिए HCl है ना, तो यहाँ पे जो सोडियम है प्लस है और ये जुड़ेगा किसके साथ, जाकर के Cl के साथ, ठीक ना।
तो यहाँ पे NaCl यानी यहाँ क्या बनाएगा 2NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ क्या बच रहा है दोस्तों? तो 2 बच रहा है, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या बना देगा? H2 बना देगा, जो कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और यही बता भी रहा था कि हमें क्या बनाना है? लवण बनाना है और हाइड्रोजन गैस बनाना है। ठीक है, चलिए, तो ये 2 हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं बी, ये तो ये हुआ। अब बी में देखते हैं क्या कर रहा है कि जिंक धातु तनु HCl से क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस देती है। कह रहा है जिंक जो धातु है वह HCl से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस को देती है। यहां भी सेम ऊपर वाला कंडीशन है दोस्तों। आप रिएक्शंस को अच्छे से समझेंगे। देखिए जिंक जो है ना, जिंक का जो फार्मूला होता है Zn होता है। ठीक ना, और Zn क्या है? सॉलिड है। और HCl तनु सल्फ्यूरिक तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी आप बोल सकते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कोई फार्मूला पूछता है आपसे तो आप बताएंगे HCl। ठीक ना, क्या बताएंगे? HCl। तो यहाँ पे तनु है, और ये जब जिंक तनु अम्लों से अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है जिंक क्लोराइड। ठीक ना, और क्या यहाँ बना रहा है? हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोराइड बना रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना रहा है, बस हमें यही चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पेपर में पूछ दे कि आप जिंक धातु तनु HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो आप तुरंत बताएंगे जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है ना, और इस अभिक्रिया को लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जितने भी दोस्तों अगर वीडियो को मेरे लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों जरूर लाइक तो बनती है यार। जब समझ में आ रहा है तो फिर क्या देर है, आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, मुझे भी सपोर्ट करें आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तीसरा क्या कह रहा है कि धातुओं की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब कह रहा है धातुओं की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सोच रहे होंगे धातु तो हम समझ रहे हैं कि जिसके क्या आप देख रहे हैं कि जिसके ऊपर क्या पाया जा रहा है? प्लस पाया जा रहा है, उसको तो धातु बोल रहा है। और मैंने ट्रिक में भी बताया था दोस्तों कि जिसके लास्ट में UM हो धातु है। ठीक ना, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सब देख सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या धातु है। तो आराम से समझ रहे हैं, इसमें से कोई धातु को रख देंगे, रिएक्शन करा देंगे। तो अब बात आती है ना कि यहाँ पे सर नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? तो बताइए नाइट्रिक अम्ल जो है ना, ये क्या होता है? HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3 होता है। ठीक ना, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए, HNO3। ठीक है, तो क्या होता है अभिक्रिया करता है? तो देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, जब कोई धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है, जब कोई धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन गैस को जल में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, तथा नाइट्रिक अम्ल स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे N2O, NO तथा NO2 में अपचयित हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब कोई धातु, ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब कोई धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, ठीक ना, जब कोई धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा एक्सेप्शन टाइप है। ठीक ना, ये भी अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक ना, प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है, ये बहुत ही मजबूत ऑक्सीकारक है। ठीक ना, जो उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन गैस को जल में ऑक्सीकृत कर देता है। जो इसमें भी उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है ना हाइड्रोजन गैस, उसको क्या कर देता है, ये जल में पकड़ के ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक ना, फिर कह रहा था नाइट्रिक अम्ल स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे N2O, NO तथा NO2 में अपचयित हो जाता है या टूट जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन से समझ सकते हैं सारी चीजों को। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जिंक है। ठीक ना, तो जिंक इज ए मेटल और HNO3 इज ए
नाइट्रिक एसिड, ठीक ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जिंक सॉलिड है और ये लिक्विड है यानी जलीय है, ठीक ना। तो जब जिंक की क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट प्राप्त होता है। जिंक नाइट्रेट क्या होता है, यहाँ पे जिंक, यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, जिंक नाइट्रेट प्राप्त होता है, ठीक ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो जिंक है, जिंक के ऊपर प्लस पाया जाता है और यहाँ पे NO3 है, जो NO3 है इसके ऊपर माइनस पाया जाता है। तो ये जो जिंक है, ये जिंक आकर के किससे रिएक्शन करेगा, किससे जुड़ेगा, NO3 से, NO3 से, और इस प्रकार क्या बनाएगा, ZnNO2 का ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देगा, यानी जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। और बचेगा दोस्तों क्या, यहाँ पे H2, तो यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन कर दिया है। चलिए आप देखते हैं, हाइड्रोजन गैस जब नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, हाइड्रोजन गैस जब तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो ये किसमें टूट जाता है, जल तथा नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। तो कह रहा है जो धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, ठीक ना, कॉपर, सिल्वर तनु सल्फ्यूरिक तथा HCl से अभिक्रिया नहीं करती हैं, वे तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती हैं। कह रहा है जो धातुएं कॉपर, सिल्वर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, वे तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ जैसे विशेष में कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे विशेष में आप फोकस करेंगे दोस्तों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिखी रहती है यहाँ पे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे केवल मैग्नीशियम तथा मैग्नीज, केवल मैग्नीशियम तथा मैग्नीज धातु अत्यंत तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं, ठीक है। यहाँ क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को देती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम तथा मैग्नीज धातु अत्यंत तनु, मतलब एकदम पतला नाइट्रिक अम्ल लेता है और यह क्रिया करके साथ ही साथ क्या बनाता है, धातु नाइट्रेट बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है और बना देता है, यहाँ आप देख सकते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट और जल बना देता है, ठीक ना। यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देता है, हो गया। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब मैग्नीज जो है वो भी नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करता है और मैग्नीज नाइट्रेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ दे कि मैग्नीशियम जब अत्यंत तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, किसका निर्माण करता है, तो दोस्तों बेहिचक आप बताएंगे कि मैग्नीशियम जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार सेम जब आप मैग्नीशियम को हटा करके वहां पे मैग्नीज को रखेंगे तो मैग्नीज भी तनु नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करेगा और मैग्नीज नाइट्राइट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे बी यानी अम्लराज या एक्वरेजिया। देखिए दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, तो ये काफी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। एक्वरेजिया के नाम से पूछ देता है, या क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अम्लों का राजा कौन होता है, तो बताएंगे अम्लों का राजा क्या होता है, अम्लों का जो अम्लराज यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे आप सांद्र HCl यानी 3 भाग तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग का ताजा तैयार किया गया मिश्रण एक्वरेजिया या अम्लराज कहलाता है। कह रहा है जब कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं, ठीक ना, और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं और दोनों को मिला करके एक मिश्रण ताजा तैयार किया जाता है और उसी मिश्रण को नाम दिया जाता है क्या, एक्वरेजिया। क्या नाम दिया जाता है,
एक्वारेजिया या अम्लराज। ठीक ना, इसको एक्वारेजिया या अम्लराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है यह मिश्रण उच्च संक्षारक तथा सधूम द्रव होता है। जो यह मिश्रण होता है ये उच्च संक्षारक होता है तथा सधूम द्रव होता है, जो धातुएं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम आदि HCl, H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल में नहीं घुलती हैं, वे एक्वारेजिया में खुल जाती हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का आक्सीकारक है। ठीक ना, यह एक प्रकार का क्या है, आक्सीकारक है। तो आप देख सकते हैं, कह रहा है कि जो धातुएं गोल्ड, प्लेटिनम आदि HCl, H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल में नहीं घुलती हैं, वे एक्वारेजिया में घुल जाती हैं। तो आप बताएंगे, अगर पूछ दे कि गोल्ड, प्लेटिनम आदि किसमें घुलनशील होता है, तो आप बताएंगे एक्वारेजिया में। ठीक ना, और एक्वारेजिया क्या होता है दोस्तों, तो बताएंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl तथा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ताजा मिश्रण तैयार किया जाता है और उस मिश्रण को ही एक्वारेजिया बोला जाता है या अम्लराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोग बात करते हैं यहां पे, देखिए यहां पे तीसरा क्या कह रहा है, यहां पे देख सकते हैं, तीसरा कह रहा है धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक ना, क्या कह रहा है, धातुओं के रासायनिक गुण देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के रासायनिक गुण यानी आप देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक ना, नॉन मेटल्स का रासायनिक गुण धर्म जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ धातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं, जो कुछ धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं यहाँ पे, तथा कुछ अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होती हैं। सामान्यतः अधातुएं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कह रहा है कि कुछ अधातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं तथा कुछ अपेक्षाकृत कम होती हैं। ठीक ना, क्या अभी क्रियाशील है ना, कह रहा है कुछ जो धातुएं होती हैं वो बहुत ज्यादा झगड़ालू होते हैं, कुछ धातुएं थोड़ा कम होते हैं। कह रहा है सामान्यतः धातुएं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये मानते हैं हम कि जो सामान्यतः जो धातुएं हैं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इनके प्रमुख रासायनिक गुण निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कि इसके प्रमुख जो रासायनिक गुण है वो कैसा है, तो कह रहा है कि निम्न प्रकार है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके रासायनिक गुण को। तो पहला क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला कह रहा है अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक ना, यानी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अधातु है वह अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने जा रहे हैं। ठीक ना, जो अधातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने जा रहे हैं। देखिए किसका फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ कह रहा है जो अधातु है यहाँ पे, ठीक ना, कह रहा है कि अधातुएं, देखेंगे अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके संगत ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक ना, क्या करती हैं, ये धातुओं के साथ अब क्रिया करके संगत ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहां देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक ना, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यानी when carbon is react with oxygen then form carbon dioxide। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर जो इसका नेक्स्ट है वो देख सकते हैं कार्बन है, और कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, सॉरी, जब यहाँ पे सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। जो अधातु होते हैं, खरा धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। एक गैसीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन देते हैं। क्या करते हैं, एक गैसीय ऑक्साइड जल में घुलकर ये अम्लीय विलयन को देते हैं। कार्बनिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। ये क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है। इनका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कार्बनिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड
गैसों का सूखे लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका जेली विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का सूखे लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन के थ्रू इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल के साथ अब क्रिया कर रहा है तो ये बना रहा है कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3। क्या बना रहा है? कार्बोनिक अम्ल। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लेंगे कि कार्बोनिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। तो आप बताएंगे कार्बोनिक अम्ल का फार्मूला H2CO3, ठीक ना, H2CO3। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड अब क्रिया कर रहा है जल के साथ। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्रिया कर रहा है। देखिए जी दिया है ना स्मॉल कोष्टक में, तो जी का मतलब गैस होगा, एल का मतलब लिक्विड होगा। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ अब क्रिया कर रहा है तो बना रहा है, देखिए सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बना रहा है? सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण कर रहा है। यही सल्फ्यूरस अम्ल का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए कह रहा है नेक्स्ट कि इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है। इसी प्रकार एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है। कह रहा है दूसरा हम कह रहा है धातुओं का अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक ना, यहाँ पे सॉरी अधातुओं का अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो अधातु होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड। जब अधातु अम्लों के साथ अब क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, देख सकते हैं अधातुएं तनु अम्लों तथा जल से क्रिया नहीं करती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो तनु अम्लों तथा जल के साथ अब क्रिया नहीं करती हैं, अर्थात ये तनु अम्लों तथा जल से H2 को विस्थापित नहीं करती हैं। कह रहा है अर्थात ये तनु अम्लों तथा जल से H2 को विस्थापित नहीं करती हैं, नहीं हटा सकती हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्या कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। जो अधातु होते हैं अब हाइड्रोजन के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान देंगे। कह रहा है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। कह रहा है यहाँ पे देखेंगे कि जो अधातुएं हैं, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके संगत हाइड्राइड बनाती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके साथ में हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सल्फर गैस है और हाइड्रोजन गैस है, दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करेंगे, H2S। ठीक है, यहाँ पे सल्फर है, ये भी गैस है और हाइड्रोजन जो है वो भी गैस है। तो दोनों आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का। फिर इसके नीचे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक ना, और क्या है, हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ आप देखते हैं H2। क्या है, H2। तो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल बनती है। ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन के साथ H2 जो है, ठीक ना, हाइड्रोजन जो गैस है वो O2 यानी ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके क्या बनाती है, जल बनाती है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। जो एक क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि H2 जब ऑक्सीजन से क्रिया किया है किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो यह जल का निर्माण कर दिया है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ और Pt के प्रेजेंस में जब जल का निर्माण कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चौथा। ठीक ना, चौथे की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। देख सकते हैं यहाँ पे चौथा क्या कर रहा है, धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया करा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ कह रहा है कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे,
देख सकते हैं कि जब किसी धातु को दूसरी धातु लवण के जलीय विलयन में डाला जाता है, जब किसी धातु को दूसरी धातु के लवण के जलीय विलयन में डाला जाता है तो होने वाले संभावित अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं, इन्हें हमें देखना है। तो देख सकते हैं धातु ए प्लस धातु बी के लवण का विलयन तो क्या बनाता है, तो धातु ए के लवण का विलयन प्लस धातु बी का बनाता है, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए प्लस बी और ये रिएक्ट करेगा तो धातु क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो एन ए एन पे प्लस और बी बन जाएगा, ठीक है। ये तो अभी सैंपल है, हम लोग देखेंगे फिर आगे कि ये चीज कैसे रिएक्ट करके इतना आसानी से बना रहा है, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है उपरोक्त अभिक्रिया केवल तभी हो सकती है, कह रहा है जो ऊपर दी हुई अभिक्रियाएं हैं ये तभी हो सकती है, मतलब शर्त बता रहा है, ठीक ना। इसके लिए भी शर्त है, इसके लिए भी क्या है, शर्त है। तो कह रहा है उपरोक्त अभिक्रिया केवल तभी हो सकती है जब धातु ए तथा धातु बी से अधिक क्रियाशील हो। कह रहा है जो धातु ए है वो धातु बी से अधिक क्रियाशील होगा, तभी जाकर के क्या करेंगे, ये उपरोक्त अभिक्रियाएं क्रिया कर पाएंगी। कह रहा अर्थात धातु ए इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता धातु बी से अधिक हो, ठीक ना, या क्या हो सकता हो, कह रहा धातु ए इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता धातु बी से अधिक हो, ठीक ना। तो कह रहा है अर्थात अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है, इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे क्या करता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया समझेंगे कि आप अक्सर देखते हैं कि जो मजबूत होते हैं वो कमजोर वालों को हमेशा दबाए रहते हैं, ठीक ना। और मजबूत जो होता है तानाशाही की वजह से क्या करता है, जो अपने से कमजोर होता है उसके जमीन को कब्जा कर लेता है, उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेता है और उसको यहाँ से क्या कर देता है, बदले में भगा भी देता है, ठीक ना। तो ये होता है पावर, ठीक ना। जो पावर को दिखा करके लोग क्या करते हैं, अपने से कमजोर लोगों पे पावर को दिखा करके और उनके जमीनों को, उनके प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं। सेम उसी प्रकार का विस्थापन होता है, ठीक ना। जो मजबूत है वो कम वालों की जगह पे जाएगा और उसको मार के भगा देगा और खुद ही उसके साथ रह जाएगा, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभिक्रिया में आप देख सकते हैं उदाहरण है, ठीक ना। उदाहरण में क्या कर रहा है, FeCu से अधिक क्रियाशील है, जो Fe है वो Cu से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। कर रहा तथा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में Fe डालने पर विलयन से Cu विस्थापित हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है तथा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में Fe डालने पर विलयन कॉपर से विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं Fe है जो सॉलिड है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया गया है, ठीक ना, जो एक्वस है। तो Fe क्या करता है, कॉपर यहाँ पे जो Fe है ना, Fe के ऊपर प्लस पाया जाता है, तो यहाँ पे Fe क्या करता है, जा करके यहाँ पे सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि सल्फेट माइनस यानी आप Fe को कहेंगे क्या है, Fe एक लड़का है और SO4 माइनस लड़की है, यानी लड़के की शादी लड़की से हो रही है और जो उसका X जो बॉयफ्रेंड है, यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो C है उसका बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पे जैसे ही जब Fe इसके साथ यानी इससे अपना शादी रचा रहा है तो क्या हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये इन दोनों की तो शादी हो जाती है, यानी यहाँ पे लड़के और लड़की की शादी हो गई। लेकिन जो वहाँ पे उसका जो बॉयफ्रेंड है वो बेचारा क्या होता है, वहां से अब खिसक जाता है, क्योंकि उसका काम नहीं है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, अब उसके जगह पे जो दूसरे लड़के से शादी हो गई, अब उसका लड़की के साथ वो रहेगा, अभी बेचारा क्या करेगा, वहां से अपना रास्ता देख लेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ना, विस्थापन हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पे अब उसके बॉयफ्रेंड का कोई काम नहीं है, अब वहां से वो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे करा, इसी के आधार पर जिंक तथा कॉपर सल्फेट से कॉपर तथा Fe सल्फेट से Fe को विस्थापित कर देता है। इसी के आधार पे क्या करता है, ये आसानी से क्या करता है, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को भागा देता है और Fe यानी यहाँ पे जो FeSO4 है वहां से Fe को विस्थापित कर देता है, ठीक ना। तो ऐसे आप जितनी भी शादियां होती हैं वैसे आप देखते हैं, ठीक ना, मैक्सिमम में ऐसे चांसेस होती हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वहां पे, जब ये लड़की की शादी हो जाती है तो वहां पे एक्स जो बॉयफ्रेंड है वो क्या हो जाता है, वहां से विस्थापित हो जाता है, अपना स्थान क्लियर कर लेता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा यहाँ पे
कि धातु क्या करता है, धातु जब रिएक्ट करता है, ठीक ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या क्या बनाता है, उनके यौगिकों में क्या क्या परिवर्तन होता है, इन सारी चीजों को हमने बताया। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर आप कमेंट में बताएं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।